20th सेंचुरी बॉयज पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में पहले ही बना चुका हूँ, जहाँ हम देखते हैं केंजी को, जो हम सभी की तरह ही बचपन में सुपर हीरो बनने का सपना देखता था और बुरे लोगों से इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने वाला था। जहाँ वो सब मिलकर इसकी कई सारी स्टोरीज भी बनाते हैं, लाइक विलन्स किस तरीके का अटैक करेंगे। एंड सबसे मजे की बात पता है, उनके बचपन में सोचे गए सारे प्लान्स रियल हो जाते हैं। ये थी 20th सेंचुरी की एक छोटी सी समरी, जबकि इसकी पूरी मांगा इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है और अब मैं तुम्हें उसके आगे की स्टोरी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, जैसे कि तुम्हें पता है, मैं 20th सेंचुरी बॉयज को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कवर कर रहा हूँ और 22 में से स्टार्टिंग के 3 वॉल्यूम्स मैं इसके फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुका हूँ। अगर तुमने वो नहीं देखा तो सबसे पहले वो देखो। और आज मैं 2 और वॉल्यूम कवर करने वाला हूँ जो सच में काफी क्रेजी है। तो केंजी को पता चलने के बाद कि कन्ना फ्रेंड की बेटी है, हम युकीजी और केंजी को एक साथ देखते हैं। वेल, अगर तुम्हें नहीं पता युकीजी कौन है, तो ये भी केंजी की बचपन की दोस्त है, जो केंजी को कल होने वाले रियूनियन के बारे में बताने आई थी, जहाँ उसके बचपन के सारे दोस्त आने वाले थे। एंड युकीजी के हिसाब से यहाँ केंजी को फ्रेंड के बारे में पता चल सकता है, जिसके बाद हम केंजी को रियूनियन पार्टी में देखते हैं। लेकिन युकीजी यहाँ नहीं आई होती है, क्योंकि वो एक नार्क ऑफिसर है एंड इसी वजह से उसे काफी काम रहता है। जिसके बाद उस पार्टी में केंजी फुकुबी से मिलता है, जो खुद भी फ्रेंड और उसके कल्ट से परेशान था, क्योंकि उसकी वाइफ ने वो कल्ट ज्वाइन कर रखा था। एंड इसी वजह से स्टार्टिंग में फुकुबी को लगा फ्रेंड केंजी है, क्योंकि फ्रेंड वो सब कर रहा था जो केंजी और ओचो ने लिखा था। बट बाद में उसे पता चल गया कि ये केंजी नहीं है, उनके ही बचपन का कोई और दोस्त है। जिस पर केंजी फुकुबी से बचपन के दोस्तों का नाम पूछता है। आखिर कौन हो सकता है फ्रेंड? जिस पर फुकुबी केंजी को बताता है एक लड़के के बारे में जिसने बुक ऑफ प्रोफेसी पढ़ी है, जिसमें केंजी और ओचो के सारे प्लान्स थे, लेकिन फुकुबी को उसका नाम अभी याद नहीं आता है। जिसके बाद फुकुबी कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है, जिस वजह से केंजी उसे उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ फुकुबी उस बंदे का नाम बताता है एंड उसका नाम था सदाकियो, एक ऐसा लड़का जो हमेशा मास्क पहने रखता था और हमेशा अकेले बैठा रहता था एंड बाकी के बच्चे उसे मारते भी थे। और वो कभी कभी स्कूल के टेरिस पर जाकर एलियन से बात करने की कोशिश करता था। एंड केंजी के एक दोस्त के हिसाब से वो बचपन में ही मर गया था, पर केंजी को यकीन था कि वो जिंदा है, क्योंकि उसने फ्रेंड को देखा था। एंड तभी उसे कुछ याद आता है और वो युकीजी को बचाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जाता है, क्योंकि उसने बचपन में एयरपोर्ट ब्लास्ट का भी प्लान बनाया था, जहाँ वो युकीजी के साथ मांजोमे को देखता है। एंड उसे पता चलता है कि मांजोमे फ्रेंड के कल्ट का हिस्सा है। एंड मैं तुम्हें बताऊं, मांजोमे दरअसल फ्रेंड का राइट हैंड है, जो सारी चीजें मैनेज करता है। यहाँ केंजी को लगता है कि मांजोमे इस एयरपोर्ट को उड़ाने आया है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि उसने बचपन में इस एयरपोर्ट के बारे में नहीं, हानिडा एयरपोर्ट के बारे में लिखा था। और नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में खबर भी आ जाती है कि हानिडा एयरपोर्ट पर एक ब्लास्ट हुआ है। और हम देखते हैं कि केंजी के स्टोर में लोगों की भीड़ कुछ ज्यादा ही आ चुकी है, जो धीरे धीरे कन्ना को उनसे छीनने भी लगते हैं। लेकिन केंजी की माँ कन्ना को जैसे तैसे बचाए रखती है। और फिर एंट्री होती है केंजी की, जो कन्ना को वहाँ से ले जाता है और केंजी की माँ को युकीजी। और 3 दिन बाद हमें पता चलता है कि केंजी पर कहीं सारा लोन होने की वजह से वो अपने पूरे परिवार के साथ कहीं गायब हो चुका है। और फिर हम देखते हैं कि केंजी के हाथों में होती है बुक ऑफ प्रोफेसी, जिसमें केंजी और ओचो के वो सारे प्लान्स थे। एंड ये बुक उसे अपने ही गार्डन से मिली थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लंबे बाल वाले बंदे की तरफ, जिसका नाम शोगन है, जो पैसों के लिए किडनैप लोगों को बचाता है, फिर चाहे उसे गुंडों से ही लड़ना क्यों ना पड़े। एंड एक दिन उसे ऐसा ही एक और काम मिलता है, जहाँ उसे एक जैपनीज पर्सन को होटल रूम से निकालना था, क्योंकि कुछ लोग उसे वहाँ ड्रग्स के नशे करवा रहे थे। एंड जब शोगन वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि ये एक जैपनीज पुलिस ऑफिसर है, जो यहाँ फ्रेंड के लोगों के पीछे आया था। और वो फ्रेंड और उसकी फ्रेंडशिप पार्टी के बारे में शोगन को बताता है, और साथ ही ये भी कहता है कि उन्होंने इससे इतना नशा कराया जिस वजह से इसने उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और वो मरने ही वाला होता है। वो शोगन से एक आखिरी बात कहता है कि फ्रेंड इस दुनिया को तबाह कर देगा। एंड शोगन भी लाइक ये फ्रेंड कौन है? जिसके बाद वो उसके डेड बॉडी को ठिकाने लगाता है, जहाँ उसे उस आदमी के बैग से एक रिंग मिलती है, जिस पर होता है वो सिंबल, जिसे देखकर शोगन पहचान जाता है कि ये सिंबल उसने ही बनाया था। यस, शोगन ही ओचो है। एंड ये यहाँ क्या कर रहा है, इसके बारे में हमें थोड़ी ही चीजें बताई है कि ओचो पहले एक सक्सेसफुल इंसान था, जो एक कंपनी में काम करता था। जिसके बाद ओचो की शादी होती है और एक बच्चा भी। लेकिन ओचो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है, क्योंकि वो दिन रात बस ऑफिस में ही काम करता है। एंड एक दिन ऐसे ही रोड पर उसका बेटा किसी और आदमी को ओचो समझ लेता है, यानी कि उसका पिता, और वो उसके पीछे भागने लगता है, जहाँ उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारा जाता है। जिसके बाद मैं भी ओचो वो सारी चीजें छोड़कर यहाँ आ गया हो एंड अब ऐसे जीने लगा है। देन इसके बाद हम ओचो को कॉल पर किसी से बात करते हुए देखते हैं, और वो था केंजी, जो फ्रेंड और उसके कल्ट के बारे में बताता है कि कैसे वो
जापानीज पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है एंड वो सब भी कर रहा है जो हम दोनों ने बचपन में सोचा था एंड इसीलिए उसे रोकने के लिए केंजी को ओच्चो की जरूरत पड़ेगी और वो उसे जापान आने के लिए कहता है, जिस पर ओच्चो मना कर देता है। लेकिन बाद में ओच्चो जाता है क्योंकि उसे सबसे पहले यहाँ मौजूद फ्रेंड की ड्रग्स फैक्ट्री उड़ानी थी, जो वो उड़ाता भी है एंड ओच्चो ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि फ्रेंड के लोगों ने उसकी एक फीमेल फ्रेंड को मारा था। जिसके बाद ओच्चो होता है जापान में, जहाँ कोई आकर उससे बात करता है एंड वो था केंजी, जहाँ ये दोनों ही एक दूसरे को बताते हैं कि कैसे फ्रेंड के लोग इनके पीछे पड़े हैं, यहाँ तक कि उन्होंने केंजी को एक टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है एंड इसी वजह से केंजी ये बनी वाला मॉस कोट पहनकर घूमता है। एंड फिर केंजी ओच्चो को कहता है कैसे उन्होंने बचपन में सोचा था कि फ्यूचर काफी एडवांस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बट एक चीज जरूर होगी, इंसानियत खत्म। जिसके बाद हम देखते हैं कि केंजी उसके परिवार के साथ सब वे में रह रहा है, लोगों से छुप कर, और अब कन्ना भी 3 साल की हो चुकी है। जिसके बाद केंजी ओच्चो को वो सारी चीजें दिखाता है जो उसने फ्रेंड के जगहों से चुराई थी एंड उसे नहीं पता इंडेक्स में क्या है, बट ओच्चो को पता होता है इसमें जरूर वो रोबोट होगा जिसकी पिक्चर उसने ड्रग फैक्ट्री को तबाह करते हुए देखी थी। इसका मतलब अब उनके बचपन का रोबोट बन चुका है एंड मैं तुम्हें बताऊं तो वो रोबोट बनाया है स्टार्टिंग में गायब हुए प्रोफेसर शिकीशिमा ने फ्रेंड के कहने पर, क्योंकि उन लोगों ने प्रोफेसर की बेटी को किडनैप कर रखा था। जिसके बाद ही प्रोफेसर शिकीशिमा इसे बनाने के लिए मानते हैं, जबकि उसकी बेटी कुछ और ही सीन कर रही थी। वो फ्रेंड के कल्ट के बंदे के साथ प्यार में थी, जबकि उसके पिता को उन्होंने किडनैप कर रखा है एंड ये चीज मुझे सच में काफी पसंद आई क्योंकि ये रियलिटी दिखाती है। जिसके बाद केंजी प्रोफेसर शिकीशिमा की बेटी को ढूंढ लेता है और उसे कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद प्रोफेसर को तुम्हारी चिंता नहीं होगी, लेकिन वो कहती है वो भाग कर कहाँ जाएगी और केंजी को फ्रेंड की कुछ इन्फॉर्मेशन देने लगती है जो खुद फ्रेंड के कल्ट के बंदे ने इसे बताने के लिए कहा था और उससे कहा था फ्रेंड ने, यानी कि ये लड़की वही चीजें बता रही है जो उससे बोलने के लिए कहा था, जबकि केंजी को लग रहा है कि वो कुछ खास बता रही है। एंड इसके बाद हम केंजी और ओच्चो को काशियोमी जाते हुए देखते हैं। उनके बचपन की वो जगह है जहाँ वो अक्सर बेसबॉल खेला करते थे एंड एक दिन गलती से एक टनल में उनकी बॉल चली जाती है और कोई भी उसको लेने के लिए नहीं जाता है क्योंकि सब ने उस टनल की डरावनी कहानियां सुनी हुई थी। लेकिन ओच्चो और केंजी अंदर जाने का फैसला करते हैं एंड थोड़ा सा अंदर जाते ही वो बॉल उनकी तरफ आ जाती है। जिसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ केंजी और ओच्चो दोनों उसी टनल में थे एंड केंजी ओच्चो से उसी इंसिडेंट के बारे में पूछता है, उस दिन वो बॉल अंदर से बाहर कैसे आई थी। जिस पर ओच्चो कहता है कि उसने बाद में पता लगाया था वो बॉल दरअसल टनल में मशरूम उगाने वाले लोगों ने फेंकी थी। और केंजी भी अच्छा ऐसा है, होपफुली आज भी कुछ ऐसा ही हो। जिसके बाद वो दोनों एक हॉल में पहुंचते हैं और अंदर जाते ही ओच्चो कहता है ये तो वही जगह है जहाँ फोटो में रोबोट खड़ा था, बट अब यहाँ रोबोट नहीं है। इसका मतलब वो उन्हें ले गए एंड तभी उन्हें एक प्रोजेक्टर मिलता है जिसे प्ले करने पर फ्रेंड उन्हें दिखता है। हेलो केंजी, गेम जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तो तुम्हें पता है तुम्हें जल्दी से जल्दी 9 लोगों को इकट्ठा करना होगा, नहीं तो केंजी तुम हार जाओगे। एंड तभी उन दोनों के पीछे से बचपन की तरह ही उनके सामने एक बॉल आती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम केंजी और उसके दोस्तों को एक जगह इकट्ठा होते हुए देखते हैं और वो टोटल 7 लोग हो जाते हैं एंड उनके नाम थे ओच्चो योशिशुने, फुकुबी, मसाकी मराओ, युकीजी और केंजी। जबकि फ्रेंड ने केंजी को 9 लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा था एंड तभी केंजी हमें बताता है उसने 2 लोगों को इन्विटेशन भेजा है और वो 2 लोग थे यांगो और मानगो, जो बचपन में इन सारे लोगों को काफी सताते थे और काफी मोटे भी थे, बट अब उनकी पर्सनैलिटी काफी चेंज हो चुकी है एंड साथ ही वो दोनों एक कंपनी के ओनर भी है। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये बचपन में बाकी बच्चों को बुली करते थे, बट अब ये सुधर गए और उसे गलत चीज मानते हैं। एंड इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये केंजी के बुलाने पर उसकी मदद करने के लिए जाएंगे, उल्टा ये मांजोमे को केंजी का एड्रेस दे देते हैं, ये कहते हुए कि वो बचपन में केंजी के साथ काफी खेलते थे और इसके बाद वो लगातार केंजी के लाइव शोज रेडियो पर सुनते थे। और ऐसे ही एक दिन उन्होंने केंजी को मेल किया, क्या उसे हम दोनों याद हैं? और केंजी का रिप्लाई होता है कि सालों में तुम दोनों से नफरत करता हूँ। जिसके बाद हम केंजी को कन्ना और उसकी माँ को यामागाता भेजते हुए देखते हैं, जहाँ युकीजी के डेड के डोजो का सबसे बेस्ट बंदा रहता था, जो युकीजी के हिसाब से कन्ना और केंजी की माँ का ख्याल रखेगा। और फिर युकीजी एंड केंजी फिर से अपने बेस पर आ जाते हैं, जहाँ ओच्चो कई सारी गन से लेकर आया था, क्योंकि अब ये कोई गेम नहीं रहा है। एंड इसके बाद केंजी भी अपने डायनामाइट सबको दिखाता है कि यही वो लास्ट ऑप्शन होगा जब दिसंबर में फ्रेंड कुछ करेगा उसे रोकने के लिए। एंड तभी एक ओल्ड मैन आता है जिसे सब लोग गॉड कहते थे, क्योंकि ये ओल्ड मैन फ्यूचर को अपने सपने में देखता था। एंड आज
उसने देखा था कि फ्रेंड के लोग इस जगह आने वाले हैं, जिसके 3 दिन बाद हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि केंजी के सीक्रेट बेस से कई सारे गन्स और ग्रेनेड्स मिले हैं, जबकि दूसरी तरफ केंजी बू को प्रोफेसी को पढ़ रहा होता है एंड सिग्नल ऑफ फायर को समझ रहा होता है। एंड तभी ओच्चो को ये चीज याद आती है और वो केंजी को कॉल करके कहता है कि सिग्नल ऑफ फायर हो चुका है। एंड वो था नेशनल डाइट बिल्डिंग में आग लगना, जिसमें सिर्फ फ्रेंड पार्टी ही बची थी एंड बाकी के सभी लोग मारे गए और इसका इंजाम केंजी और उसके ग्रुप पर लगा दिया गया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सभी लोगों को गन फायर करते हुए देखते हैं। एंड यहाँ ओच्चो सबको प्रैक्टिस करवा रहा था कि वो कैसे फ्रेंड के कल के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर मांजुमे को पकड़ेंगे। लेकिन ये प्लान केंजी को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि फ्रेंड ने मांजुमे की सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी थी, तो इसके सक्सेस होने के बहुत कम चांस थे। और होता भी ऐसा ही है। जब वो मांजुमे को पकड़ने जाते हैं तो उसकी सिक्योरिटी देखकर वो केंजी को कॉल करते हैं, जो उन्हें वापस आने के लिए कहता है। एंड तभी केंजी के सेल फोन के सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए वो अपने बेस से बाहर निकलता है। एंड बाहर निकलते ही वो देखता है कन्ना को, जो कई सारे ट्रेंस चेंज करके यहाँ पहुंची थी बस अपने अंकल केंजी से मिलने। जबकि दूसरी तरफ सिटी में वो जायंट रोबोट एंटर हो चुका था और उसका डिस्ट्रक्शन केंजी और उसका ग्रुप रेडियो पर सुन रहा था। एंड इसके बाद कुछ मेजर चीजें होती हैं जो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, बिकॉज वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी एंड सिचुएशन काफी फ्यूचर और पास्ट में भी है, जो तुम्हें इस पार्ट के साथ में भी समझना आए। एंड इसलिए मैं थर्ड पार्ट में वो सब एक्सप्लेन कर दूंगा। और जब तक मैं थर्ड पार्ट बनाता हूँ तो तुम लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो कैसे एक एनिमे यूट्यूबर ने अपनी ही फैमिली को मार डाला। एंड राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लो डिस्टर्बिंग मांगा पार्ट 3। ओह माय गॉड।